सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु के आर के नगर सीट पर उपचुनाव में आचार संहिता का भारी उल्लंघन। चुनाव आयोग ने रद्द किया 12 अप्रैल को होने वाला चुनाव। वोट के बदले नोट बांटने का आरोप। कश्मीर में लोकसभा उपचुनाव के दौरान हिंसा में 8 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल। घाटी में 12 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी। जनवरी तक 5,400 करोड़ घोषित आय का लगा पता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। काले धन को गैर कानूनी तरीकों से ठिकाने लगाने की हुई कोशिश। मिस्र में 2 बम धमाकों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत। आईएस ने ली हमलों की जिम्मेदारी। राष्ट्रपति ने 3 महीने के लिए लगाया आपातकाल। महिला हॉकी विश्व लीग राउंड 2 के फाइनल में भारतीय टीम चिली से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल में बेलारूस को 4-0 से दी मात। कल श्रीनगर में हुए उपचुनाव के दौरान सबसे कम वोट पड़े। इस लोकसभा सीट पर हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के चलते 10% मतदाता भी पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे। इस दौरान कई लोग और सुरक्षा में जुटे जवान घायल हो गए। कई सीटों पर वोटिंग का काम पूरी तरह से संपन्न भी नहीं हो सका। ऐसे में चुनाव आयोग अपने अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आगे कदम उठाएगा। रविवार को श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हुआ मतदान हिंसा के साथ खत्म हुआ। सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 1500 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए थे, जिनमें 50 से ज्यादा बूथों पर हिंसा हुई। संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल जिले में भीड़ ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। कई जगहों पर आगजनी की घटना भी हुई। पथराव और हिंसा के चलते कई बूथों पर मतदान पूरा भी नहीं हो सका। विपक्ष ने इसे केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग की नाकामी करार दिया। It is the responsibility of the Election Commission and the government to ensure that we have a conducive atmosphere to campaign and the voter has a conducive atmosphere to decide whether he or she wants to cast their vote or not. Unfortunately, the state government, central government and the Election Commission, and they have failed the nation as a whole in their inability to give people here a conducive atmosphere for voting. 12 लाख से ज्यादा आबादी वाली इस सीट पर 1 लाख मतदाताओं ने भी अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। श्रीनगर लोकसभा सीट पर महज 7.14% मतदान हुआ, जो बीते 3 दशक में राज्य का सबसे कम मतदान है। The team comprising the election observer, the returning officer and the presiding officer will examine each and every presiding officer diary and then will take a final call as to what has to be done in those cases where elections could not be concluded. पीडीपी के सांसद तारिक हामिद कर्रा के इस्तीफा देने की वजह से श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया। तारिक ने सरकार पर जन विरोधी नीतियों पर चलने का आरोप लगाया था। उन्होंने विरोध में पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। अभी 12 अप्रैल को राज्य में अनंतनाग लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना बाकी है। उसके बाद निर्वाचन आयोग 13 अप्रैल को नतीजों का ऐलान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु की आर के नगर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को होने वाला उपचुनाव रद्द कर दिया है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने उपचुनाव को रद्द किया है। तमिलनाडु के चुनाव अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिसूचना को रद्द करने का फैसला किया। इससे पहले आयकर विभाग जांच इकाई के अधिकारियों ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर की राज्य भर में फैली संपत्तियों और दफ्तरों का शुक्रवार को तलाशी भी ली थी। जांच के दौरान सी विजयभास्कर के एक सहयोगी के परिसर में 89 करोड़ रुपए मिले थे। ये रुपए उपचुनाव में आर के नगर विधानसभा में बांटने के लिए रखे गए थे। 5 दिसंबर को जे जयललिता की मौत के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा था। और देश के 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर रविवार को मतदान संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर में 60
और उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रविवार को 65% मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। अटेर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़पें हुई। हिमाचल प्रदेश की भोरंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 63% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजस्थान की धौलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हुए मतदान में 80% मतदान दर्ज किया गया। वहीं असम विधानसभा के धेमाजी निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव में रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। यहां करीब 66% मतदान हुआ। दक्षिणी कर्नाटक में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत रविवार को हुए मतदान में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। गुंडलुपेट विधानसभा सीट पर जहां 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहीं नंजनगुड़ आरक्षित सीट पर 76% वोट पड़े। जबकि पश्चिम बंगाल के कांथी दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में रविवार को 80% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। यहां 70% से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस सीट पर 47% वोट पड़े। चुनाव के दौरान आयोग को वीवीपैट मशीनों में हुई तकनीकी दिक्कतों के चलते काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई जगहों पर चुनाव के दौरान इन मशीनों को बदला गया। अब राजधानी में 23 अप्रैल को एमसीडी की 272 सीटों के लिए चुनाव होना है। पश्चिमी दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत रविवार को वोट डाले गए। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाले मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इलाके में कानून व्यवस्था, पार्किंग, सफाई और अतिक्रमण जैसे बुनियादी मुद्दे जनता के बीच अहम रहे। चुनाव में महिलाओं की सेफ्टी होनी चाहिए, एक साफ सफाई होनी चाहिए। राजौरी गार्डन में मार्केट में इतनी गंदगी है, कुछ कहने की बात नहीं। सारी जगह जगह उन्होंने स्टॉल लगाए हुए दुकानदारों ने अपने, उससे इतनी परेशानी होती है हमें चलने में, हम पैदल चल ही नहीं सकते। लोगों के काम हो, जो लोग चाहें, सफाई वगैरह, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और अच्छी दिल्ली बनाई जाए। आम आदमी पार्टी विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए राजौरी गार्डन सीट से इस्तीफा दिया था, जिसके चलते यहां उपचुनाव कराया गया। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कुल 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे, जिसका फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन 2.25 साल में जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के साथ जाति की है, आज लोगों के मन में गुस्सा है। लोग ये समझ रहे हैं कि जब तो केजरीवाल जी को 15,000 रुपए की थाली खानी है, तब तो मोदी जी उनको रोक नहीं पाते। लोगों ने समझा है कि कांग्रेस ही काम कर पाएगी और कांग्रेस का, और उम्मीद करते हैं कि इस बार लोगों का जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उसके बिना पर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस बार कांग्रेस का विधानसभा में खाता खुलेगा। कुल 1,67,985 मतदाता वाली इस सीट के लिए 166 बूथों पर वोट डाले गए। एक वक्त कांग्रेस का गढ़ रही राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2013 के चुनाव में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई, जबकि 2015 में आम आदमी पार्टी ने इसे अपने पाले में कर लिया। चुनाव नतीजे 13 अप्रैल को सामने आएंगे। दिल्ली की इस एक विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। इसे आम आदमी पार्टी के 2 साल के कामकाज की जहां समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत दर्ज करके वापसी की कोशिश में नजर आ रहे हैं। इसे दिल्ली एमसीडी के होने वाले चुनाव के लिए एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। सहयोगी प्रणव गोस्वामी और कैमरन जितेंद्र के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों से डिजिटल भुगतान व्यवस्था अपनाने की अपील की है। रविवार को लकी ग्राहक योजना और डिजी धन योजना के मेगा ड्रॉ कार्यक्रम में उन्होंने डिजिटल भुगतान को अच्छी शुरुआत बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे देश में नकदी रहित खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। नए युग की शुरुआत बताते हुए उन्होंने लोगों को इससे जुड़ने का आह्वान किया। आधार कार्ड की शुरुआत को ऐतिहासिक बताते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने उपभोक्ता और कारोबारी क्षेत्र के लिए 6 लकी ड्रॉ निकाले। जनता के लिए लकी ग्राहक योजना के तहत 3 ड्रॉ निकाले गए, जिनमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपए का है। ये इनाम सेंट्रल बैंक के एक ग्राहक को मिला है, जिसने 1,590 रुपए का डिजिटल भुगतान किया था। The initiative of the government, and particularly under the dynamic leadership of Prime Minister, is a good beginning, and we need to sustain and nurture these
with active participation from all segments of the society. केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के मकसद वाली अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक रविवार को दिल्ली में हुई। लगभग 12 साल के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में फिलहाल कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की इस 11वीं बैठक के एजेंडे में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में राज्यपालों की भूमिका, कानून व्यवस्था और जल बंटवारे से लेकर वित्तीय प्रावधान के मामले थे। केंद्र और राज्य संबंधों पर एमएम पुंछी समिति की 2010 में पेश सिफारिशों पर मीटिंग में चर्चा भी हुई। 2005 में गठित इस समिति ने राज्यपालों की भूमिका से लेकर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध पर 273 सिफारिशें दी हैं। इससे पहले 80 के दशक में सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी थी। बैठक में वित्त मंत्री समेत 6 केंद्रीय मंत्री और 7 राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। स्टेट टू स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में जो पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशंस थे, उन्हीं रिकमेंडेशंस पर आज इस इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में चर्चा हुई है और बहुत सारे इशू सॉर्ट आउट हुए हैं। और मैं समझता हूँ आगे भी अभी 2 बार और सीटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद फिर फाइनली हम इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग करेंगे। रविवार को असम सरकार ने जनसंख्या नीति का नया खाका पेश किया। इसके तहत जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें राज्य सरकार नौकरी नहीं देगी। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिसे भी शर्त के पूरे होने पर नौकरी मिलेगी उसे अपनी सेवा तक यथास्थिति बनाए रखनी होगी। यानी वो कर्मचारी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर निगम और परिषद चुनाव में भी उम्मीदवार के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा राज्य में सभी कन्याओं को विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क देने का सुझाव है। साथ ही सरकारी नौकरी और स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। सरकार इस मसौदे पर जुलाई तक लोगों से राय लेगी और इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब हैं इस तीर्थ स्थल की दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके है 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1588 में शेख मियां मीर ने गुरु अर्जुन देव के निर्देशन में रखी हरमंदिर साहिब की नींव और 1604 ईस्वी में ये बनकर हुआ तैयार। स्वर्ण मंदिर में आते हैं रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 35,000 लोग शामिल होते हैं विशाल लंगर में। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं आलू और सब्जी किसानों की बेहाली पर। खाद्य सुरक्षा की अहम फसल है आलू। चीन और रूस के बाद भारत में सबसे अधिक पैदावार। इस साल 480 लाख टन आलू की हुई है बम्पर पैदावार, लेकिन दामों में भारी गिरावट से बेहाल हैं किसान। देखिए
आलू किसानों की बदहाली पर राज्यसभा टीवी की खास पड़ताल। संकट में आलू किसान। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अपने हजारों अनुयायियों को संबोधित किया। दलाई लामा चीन की आपत्तियों के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। 336 साल पुराने तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है। 2009 के बाद दलाई लामा का ये 7वां अरुणाचल दौरा है। उनके दौरे के लिए तवांग में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। गुरुजी यहाँ पे नहीं आते तो यहाँ के लोग या किसी को भी वो मतलब दर्शन के लिए नीचे जा नहीं पाता, इसलिए जा नहीं पाता। तो गुरुजी को दर्शन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वो हमारे गुरुजी है, सबसे बड़ा गुरु हमारे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैकलम टर्नबुल 4 दिन के भारत दौरे पर रविवार को दिल्ली पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बायोफ्यूल, क्लीन कोल समेत नवीकरणीय ऊर्जा पर भी विचार विमर्श होगा। इसके अलावा सुरक्षा, पर्यावरण, खेल, तकनीक, विज्ञान और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भी कुछ MOU साइन किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का आज आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि स्तर की वार्ता का दौर शुरू होगा। अपनी इस यात्रा के दौरान टर्नबुल मुंबई भी जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के सुझाव पर बना अर्धसैनिक बल के सहायता के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से तैयार किए गए मोबाइल ऐप का रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। अब आसानी से ऑनलाइन आर्थिक मदद पहुंचाई जा सकेगी। इस अवसर पर अभिनेता अक्षय कुमार भी मौजूद थे। देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के परिजनों को ऑनलाइन मदद पहुंचाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए भारत के वीर नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अभिनेता अक्षय कुमार ने रविवार को इसका उद्घाटन किया। इस वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के उद्घाटन के साथ ही शहीदों के परिजनों को आसानी से ऑनलाइन आर्थिक मदद पहुंचाई जा सकेगी। हर जवान अधिकारी अपने जीवन का हर क्षण वह शौर्य और पराक्रम की परीक्षा देता है, और हम उन लोगों का स्मरण करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार के सुझाव पर ये वेबसाइट और ऐप तैयार किया है। अक्षय कुमार ने सरकार को सलाह दी थी कि सीमा और आंतरिक सुरक्षा में तैनाती के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बल के जवानों का ऑनलाइन ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति शहीद जवान के परिवार को मदद मुहैया करा सके। अभिनेता अक्षय कुमार ने इस पोर्टल को शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि बताया। पीपल इन यूनिफॉर्म उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके गम में जुड़ना चाहता है। तो ये मैंने कुछ सोचा, एक छोटा सा ड्रीम था, लेकिन ये ड्रीम को सच करने में हमारी सरकार, होम मिनिस्टर साहब राजीव मेहरिषि जी, इन्होंने बहुत साथ दिया। इस वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर शहीद जवानों की सूची और उनके परिजनों से संपर्क कायम करने की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी। इसमें शहीद के किसी एक परिजन का बैंक खाता नंबर भी शामिल होगा, जिससे कोई भी दानदाता बैंक खाते में सीधे राशि जमा करा सके। वेबसाइट पर शहीद हुए सैनिक की शहादत से जुड़े अभियान की जानकारी भी दर्ज होगी। किसी भी परिजन के बैंक खाते में सहायता राशि जमा कराने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तय की गई है। ये सीमा पूरी होते ही संबद्ध शहीद के परिजनों की जानकारी वेबसाइट से खुद ब खुद हट जाएगी। अधिकारी के मुताबिक सैन्य अभियानों में गंभीर रूप से घायल हुए जवानों की भी वेबसाइट पर जानकारी मुहैया कराने की योजना है। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। रविंद्र शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मिस्र में कल हुए 2 बम धमाकों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। IS ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है।
देश में ताजा हिंसा के बाद 3 महीने के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। मिस्र में ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर हुई ताज़ा हिंसा के बाद देश में 3 महीने का आपातकाल लगा दिया गया है। साथ ही देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। धमाके में 40 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने आपातकाल लगाने का ऐलान किया। إن في مجموعة إجراءات تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها على رأسها إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 شهور في الدولة المصرية। राष्ट्रपति सीसी ने आतंकवाद के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी ऐलान किया। साथ ही 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने का ऐलान किया है। देश की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका दिए गए हैं। تم اتخاذ قرار النهارده بتشكيل المجلس الأعلى لمقاومة أو لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر. وده هيبقى على أعلى مستوى هيتم إصداره بقانون. هذا القانون मिस्र में ताज़ा हिंसा के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हिंसा के शिकार कई लोगों का अब भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। لأن احنا تفتشنا لما دخلنا فبيفتشوه لقوا في حاجة فمسكوه تم القبض عليه راح هو داس على الزرار فجر نفسه والأمين اتفجر والضابط اتفجر وأخذ بقى الناس المحيطين بالمنطقة ده اللي احنا شفناه وسمعناه। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पोप फ्रांसिस अगले महीने मिस्र की यात्रा करने वाले हैं। मिस्र में हुए इस आतंकी हमले की भारत समेत दुनिया भर ने निंदा की है। पोप फ्रांसिस ने भी इस हमले की निंदा की है। L'attentato di quello compiuto purtroppo oggi, questa mattina al Cairo, in una chiesa copta. Al mio caro fratello Sua Santità Papa Tawadros II, alla chiesa copta. मिस्र में रविवार को पहला धमाका राजधानी काहिरा से करीब 50 किलोमीटर दूर तांता शहर के सेंट जॉर्ज कॉप्टिक चर्च में हुआ। इस धमाके में 25 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया के सेंट मार्क्स चर्च में दूसरा बम धमाका हुआ। यहाँ 3 पुलिस अधिकारियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। ये हमला तब हुआ है जब लोग ईस्टर से पहले रविवार को एकजुट हुए थे। ये ईसाई कैलेंडर में पवित्र दिनों में से एक है। आईएस ने ईसाइयों को निशाना बनाकर चर्च पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी ली है। आईएस पहले भी मिस्र में ईसाइयों को निशाना बनाकर हमले करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सोमालिया में हुए एक बम धमाके में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। ये धमाका राजधानी मोगदिशु में रक्षा मंत्रालय परिसर में हुआ। स्थानीय पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर सोमालिया के सैन्य प्रमुख जनरल मोहम्मद अहमद जमाल थे। मरने वालों में कम से कम 8 सैनिक भी हैं। आतंकवादी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुख्य रणनीतिकार स्टीव बेनन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से हटा दिया है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और विदेशी मामलों पर सलाह देने का काम करती है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही स्टीव बेनन को परिषद में नामित किया था और इसे लेकर तब काफी विवाद हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में किए गए फेरबदल के बाद CIA निदेशक और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख को फिर परिषद की प्रधान कमेटी में शामिल कर लिया गया है। बात खेलों की। महिला हॉकी विश्व लीग राउंड 2 के फाइनल में भारतीय महिला टीम पहुंच गई है। बेलारूस के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में 4-0 की शानदार जीत दर्ज करते हुए टीम ने ये कामयाबी हासिल की। अब भारतीय टीम का मुकाबला चिली से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में उरुग्वे को 2-1 से हराया था। सेमीफाइनल में जीत से भारत ने जून और जुलाई में होने वाले महिला हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल में भाग लेने के लिए स्थान भी पक्का कर लिया है, जो FIH महिला विश्व कप 2018 का एक क्वालिफायर होगा। कीनिया के पॉल लोनयानगाता ने पुरुष जबकि उनकी पत्नी प्यूरिटी रियोनोरिपो ने पेरिस मैराथन का महिला खिताब जीत लिया है। रविवार को आयोजित इस रेस में प्यूरिटी रियोनोरिपो ने 2 घंटे 20 मिनट और 55 सेकंड का समय लिया, जो नया विश्व रिकॉर्ड है। उनके पति पॉल लोनयानगाता ने पुरुषों की रेस पूरी करने में 2 घंटे 6 मिनट और 10 सेकंड का वक्त लिया। समुद्र के बढ़ते हुए जलस्तर के मद्देनजर सरकार ने देश के सभी तटीय इलाकों में अध्ययन का काम शुरू किया है। इसके तहत खतरे के निशान को लेकर जानकारी जुटाने का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकेगा
कि जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र के लेवल में कितना बदलाव आया है और तटरेखा में क्या परिवर्तन हुआ है। वैश्विक तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते समुद्र तल में इजाफा होने से 2050 तक 10 देशों की आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण से जुड़ी इस रिपोर्ट में भारत का नाम भी शामिल है। खतरे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना शुरू की है। इसके तहत भारत सरकार समुद्री तटरेखा में परिवर्तन से जुड़े खतरों का बड़े स्तर पर मूल्यांकन कर रही है। साथ ही जोखिम से निपटने के उपाय पर भी काम किया जा रहा है। पहले चरण के तहत गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 5 तटीय हिस्सों के लिए पायलट योजना बनाई गई है। दूसरे चरण में देश के सभी तटीय हिस्सों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। Determined to ensure that whatever best is possible, whether it is reviewing the rules, whether it is getting into the nitty-gritty, whether it is providing a scientific backup, or whether it is collaborating with the whole world or the relevant stakeholders, we are going to put our heart and soul in. राज्यसभा में समुद्र के बढ़ते स्तर का मुद्दा कई बार उठ चुका है। सदन में कई सदस्यों ने भारतीय तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता पर चिंता जताई है। सी लेवल पे अनऑथराइज डेवलपमेंट हो रहा है, उससे मेरी ये चिंता है कि इससे समुद्रों पे इसका भारी असर पड़ता है। अगर वहाँ पानी रुक जाता है तो पानी का जो प्रवाह है वो प्रवाह आगे नहीं जा सकता, और उससे क्या होता है, हाई टाइड और लो टाइड में उसका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उससे क्रिएट होने से प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि समुद्र में जो मछुआरे हैं उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सन 1991 से अब तक समुद्र लेवल के वैश्विक स्तर में तकरीबन 8 इंच की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण रिपोर्ट में समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से भारत की लगभग 4 करोड़ की आबादी को खतरा बताया गया है। देश में तेज शहरीकरण और आर्थिक वृद्धि के चलते तटीय बाढ़ से मुंबई और कोलकाता के लोग सबसे ज्यादा जोखिम के दायरे में हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु के आर के नगर सीट पर उपचुनाव में आचार संहिता का भारी उल्लंघन, चुनाव आयोग ने रद्द किया 12 अप्रैल को होने वाला चुनाव, वोट के बदले नोट बांटने का आरोप। कश्मीर में लोकसभा उपचुनाव के दौरान हिंसा में 8 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल, घाटी में 12 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी। जनवरी तक 5,400 करोड़ अघोषित आय का लगा पता, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की दी जानकारी। काले धन को गैर कानूनी तरीकों से ठिकाने लगाने की हुई कोशिश। मिस्र में 2 बम धमाकों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत, आईएस ने ली हमलों की जिम्मेदारी। राष्ट्रपति ने 3 महीने के लिए लगाया आपातकाल। महिला हॉकी विश्व लीग राउंड 2 के फाइनल में भारतीय टीम, चिली से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल में बेलारूस को 4-0 से दी मात। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए शख्सियत। नमस्कार।